हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पहले के काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होगी, उनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, वो हम सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वेट परसेंटेज क्या होती है, अगर सॉल्यूट का जो वेट है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इनमें से जितनी भी क्वांटिटी है, इनमें से सिर्फ एक क्वांटिटी है जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, और वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, सो आंसर इज मोलैरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी गिवन है और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब 1 किलोग्राम जो वाटर है उसके अंदर हमारा 1 मोल जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है। ये 1 मोल जो यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग है। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, 1 मोल। वाटर कितना है, 1000 ग्राम है, 1 kg है, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दोनों के जो वाटर है और सॉल्यूट के मोल्स को ऐड करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो हमारा आंसर आया 0.0177। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको डिसॉल्व किया है हमने वाटर में ताकि 250 ml का सॉल्यूशन बन सके। अब जो सोडियम कार्बोनेट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, तो हमें इसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट आयन जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले है कि मास ऑफ Na2CO3 गिवन है 25.3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml, मोलर मास है Na2CO3 का 106। क्लियर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे कि जो गिवन मास है Na2CO3 का डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 25.3 डिवाइडेड बाय 106। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 250 ml। तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं दैट इज इन लीटर, तो लीटर के लिए हम 1000 से यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गई मोलैरिटी। क्लियर। अब Na2CO3 है उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा मतलब उसमें 2 Na पॉजिटिव मिलेगा और एक कार्बोनेट मिलेगा। अब Na2CO3 की मोलैरिटी क्या है, 0.955 मोलर। तो Na कितना मिला, 2 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, यानी कि 2 इंटू 0.955 मोलर। कार्बोनेट कितना मिला, 1 टाइम्स, क्योंकि एक Na2CO3 से एक कार्बोनेट मिल रहा है, तो 0.955 मोलर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.91 और कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.955 मोलर। क्लियर। तो ये क्या है हमारे आंसर से। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है 98%, जिसकी डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम निकालनी है 1 लीटर के अंदर, 1 मोलर मतलब 0.1 मोलर के अंदर। तो सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ परसेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं। देखो हमारे पास वॉल्यूम है, सबसे पहले डेंसिटी है और 98% जो H2SO4 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वो जो H2SO4 है उसकी हम जो 98% है और 1.80 ग्राम पर ml जिसकी डेंसिटी है, वहां से हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, डेंसिटी इंटू स्ट्रेंथ परसेंट इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ जो भी है। अब मोलर मास ये क्या है, H2SO4 है, तो यहाँ पे मोलर मास हो गया H2SO4 का। वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, हमारे पास मोलैरिटी आ गई 18 मोलर। अब ये जो वॉल्यूम है, सॉरी ये जो मोलैरिटी है, ये सोल्यूशन हो गया। और जो दूसरा सोल्यूशन है जिसकी हमें डेंसिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन, सॉरी मोलैरिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वाली जो कंडीशन लगाते हैं M1V1 = M2V2,
मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम निकालनी है, दूसरे की मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम आ गई 5.55 ml। तो ये जो क्वेश्चन था इसको सोल्व करने की जो बेसिक अप्रोच है, सबसे पहले हमें मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? तो हमारा जो आंसर है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। Now moving to the next question. Mole fraction of solute in 1 molar aqueous solution is. तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, अभी शायद हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जो सेम ऐसा ही था, तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम जैसे हमने 2 सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज, तो जो 5th है, 5th का आंसर क्या हो गया, 0.0177 यानी कि 0.018। क्लियर? नेक्स्ट है 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन है, उसको मिक्स किया है दूसरे NaOH सॉल्यूशन में, तो अब मोलैरिटी निकालनी। तो जब भी मिक्सिंग का केस होगा, देखो जो मिक्सिंग का केस है ये हम इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक बेसिक बता देते हैं कि मिक्सिंग के केस को कैसे डिस्कस करना है। तो मिक्सिंग करनी है तो हमने क्या करना है, दोनों NaOH हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ, जनरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, दोनों निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जो फॉर्मूला है हम इस तरीके का यूज करेंगे। देखो दोनों बेस थे, सेम प्रॉपर्टी है, दोनों बेसिक नेचर के हैं, इसलिए हमने दोनों की मोलैरिटी है उनको M1V1 प्लस M2V2, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और NaOH का N फैक्टर भी कितना होता है, 1। तो इसलिए जो NaOH है उसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों बराबर होती है, N इंटू M। नानी बड़ी होती है किससे, मम्मी से। ठीक है, तो N फैक्टर है कितना, OH निकला। लर्न करने का मेथड है। तो NaOH का जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों बराबर है, इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पे कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, और M इंटू V1V2 कितना है, वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट है, दोनों सेट की वैल्यू पुट की और हमने यहाँ से मोलैरिटी कैलकुलेट की जो आई है 0.73 मोलर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl निकालनी है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है। तो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको पहले हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर हो गया। तो ये जो एक तरीके से हमने जो निकाला है 1.17, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 1170 ग्राम पर लीटर। क्लियर? मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर। तो देखो इसको हम यूनिट से खेल सकते हैं इस क्वेश्चन में। ग्राम पर लीटर था, लीटर एज इट इज है, मोल्स निकालने, तो ग्राम गिवन मास है अपन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है, ये हमारी मोलैरिटी हो गई। ये मोलैरिटी को अगर हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल पर लीटर आ जाएगा। मोलर मास किसका, HCl का। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आया है दैट इज 32.05। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Now moving to the next question, how many grams of dibasic acid? Dibasic acid है मतलब उसका N फैक्टर है 2। Dibasic का मतलब है वो 2 प्रोटोन देगा। क्लियर? तो शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू गिव इतना नॉर्मेलिटी। तो मतलब मास निकालना है, नॉर्मेलिटी का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 सॉरी, वॉल्यूम अगर ml में है तो एक हम उस लंबे मेथड को यूज कर सकते हैं। लंबा नहीं है लेकिन उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। एक है सीधा नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि मोलैरिटी निकालना फिर भी इजी है, नंबर ऑफ मोल्स तो हम बहुत बार निकालते हैं। ठीक है, तो N फैक्टर इंटू मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, N फैक्टर कितना है 2 क्योंकि डायबेसिक है। क्लियर? मोलैरिटी क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें पता है, दे रखा है इसने 200 है। वॉल्यूम ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे 100 ml है तो हमने उसको लीटर में कन्वर्ट किया है, 0.1 लीटर हो गया। यहाँ से मास निकाला, मास आया 1 ग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर को थोड़ा सा टफ सेट करने के लिए H2O2 की इस तरीके से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। और वैसे भी जो चैप्टर जो PMT का पेपर है, या फिर मतलब PMT इन द सेंस कि जो नीट का एग्जाम है या फिर JEE मेंस का एग्जाम है, उन सब एग्जाम्स के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर भी आता है। तो हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर H2O2 की भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन सेट होता है। लेकिन इसको जनरली हम सॉल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं।
तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकलती है, 11.2 इंटू मोलैरिटी या फिर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। 5.6 कैसा है, 11.2 का हाफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, नॉर्मेलिटी गिवन है इसलिए हमने 5.6 वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी एक तरीके से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की तरह ही होती है, लेकिन ये किसकी होती है, फॉर्मूला यूनिट की, जैसे कि NaCl पूरे फॉर्मूला यूनिट की होगी। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो ये जो तीनों टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स में वॉल्यूम आई, मोलैरिटी में भी, फॉर्मेलिटी में भी और नॉर्मेलिटी में भी। वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, सिर्फ मास है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सी है, मोलैरिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The correct option for the following vapor pressure of solution at 45 डिग्री सेल्सियस with benzene to octane का मोलर रेशियो दे रखा है। वेपर प्रेशर बेंजीन का दे रखा है और ऑक्टेन का दे रखा है, और आइडियल गैस हमें एज्यूम करनी है। तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, सपोज बेंजीन है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है 3x, ऑक्टेन के कितने हो गए 2x, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो गए 5x। अब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, बेंजीन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सेम ऐसे ऑक्टेन के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो दोनों का ही यूज कर लिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम। अब दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, प्योर जो प्रेशर हो गया वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल का, दोनों का सम करेंगे। बेंजीन का प्योर फॉर्म का दे रखा है वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है। सेम ऐसे ऑक्टेन का है, उसका मोल फ्रैक्शन गिवन है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ N2 और आर्गन गैस है। सिलेंडर के अंदर N2 दे रखी है 7 ग्राम और आर्गन दे रखी है 8 ग्राम। टोटल प्रेशर मिक्सचर का 27 बार है। पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो अभी जो ऊपर कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे N2 के। N2 के मोल फ्रैक्शन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर N2 का क्या होगा, प्योर एंड टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। टोटल प्रेशर हमें दे रखा है कितना है 27 बार। मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, गिवन मास है अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकाले N2 के, नंबर ऑफ मोल्स निकाले आर्गन के, मोल फ्रैक्शन निकाला है यहाँ से N2 का और यहाँ से फॉर्मूला लगाया और इसको सोल्व कर लिया। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो इनमें से कौन सा मिक्सचर है जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, उसका आंसर है हमारे पास में। देखो जो फर्स्ट केस है बेंजीन और टॉलिन है, वो रोल्स लॉ को, आइडियल सॉल्यूशन है, रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जो क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन है वो दोनों भी आइडियल सॉल्यूशन है, रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। इथेनॉल जो एसीटोन है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन से होते हैं, देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, और नेगेटिव वाले क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है वो कौन सा होगा, तो इनमें से होगा नंबर 4। क्लियर, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन सा होगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, किससे, रोल्स लॉ से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी जिनका पॉजिटिव डेविएशन शो किया है। तो पॉजिटिव डेविएशन की हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जो हमने पूरी थ्योरी लेक्चर डिस्कस किया है। उस पूरी थ्योरी लेक्चर में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, उन सबका हमने
क्या क्या है समराइज किया है, सबको डिटेल में भी डिस्कस किया है और लास्ट में समरी में भी बनाई है, जिसमें हमने बताया कि इनके एग्जाम्पल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर। तो हमें क्या बताना है, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने के लिए क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन है, मतलब ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ए बी के इंटरेक्शन से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर दोनों के इंडिविजुअली ए बी और ए बी सबके बराबर होंगे तो वो आइडियल सोल्यूशन होता है। क्लियर। तो ये जो क्या पूछा है, पॉजिटिव डेविएशन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Now in water saturated air, the mole fraction of water is this. टोटल प्रेशर सैचुरेटेड एयर का इतना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है ड्राई एयर का। तो सबसे पहले कि वाटर वेपर का जो है मोल फ्रैक्शन मालूम है, ठीक है। तो ड्राई एयर क्या होगी, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1 होगा। तो ड्राई एयर का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट यूज करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास आंसर आया ऑप्शन 1.176, ऑप्शन सी। Now moving to the next question, which of the following statement about the composition of vapor of an ideal solution, one 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? आइडियल सोल्यूशन है, इनका कौन सा जो प्रॉपर्टी है, कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टॉलिन, ठीक है। वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल amount of benzene and toluene. Not enough in information, a vapor pressure will contain higher percentage of benzene. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्यों है, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा वो जल्दी से जल्दी वेपराइज करेगा, जल्दी जल्दी जो वेपर बनाएगा उसका कंटेंट ज्यादा होगा जो मतलब वेपर्स के अंदर, ठीक है। तो इनमें देखो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, बेंजीन का है 12.8 और टोलिन का है 3.85। तो वेपर प्रेशर में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, बेंजीन का है, ठीक है। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है टोलिन से, तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। क्लियर। सो आंसर हो गया डी। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट कौन सी है, डेल्टा जी मिक्सिंग है वो हमेशा ही क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। मतलब अगर कोई फिजिबल रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, लेस देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, यू मिक्सिंग 0 होगा, प्रेशर जो डेल्टा पी होगा वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन डेल्टा जी मिक्सिंग है वो 0 नहीं होगा। क्लियर। तो इस वजह से हम देखो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। दोनों मैक्सिमम है, इसके सबके सामने हमने मैक्सिमम लिख लिया, ठीक है। डेल्टा एच क्या हो गया, ये हो गया 0। तो जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल हो गया, टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस मिक्सिंग। क्लियर। तो दिस डेल्टा जी मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। द गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस एट। तो आइडियल गैस का कोई भी गैस है, आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो करेक्ट आंसर इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 होता है, ठीक है। डेल्टा पी भी हमने पढ़ा है अभी 0 होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग है वो 0 नहीं होता है। तो इसमें से जो है 0 के इक्वल नहीं है वो क्या है, बी। अभी हमने पढ़ा भी था, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आया था, माइनस ऑफ टी ऑफ डेल्टा एस मिक्सिंग। तो ये 0 के इक्वल नहीं था, तो डेल्टा एस बी मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर ए, पी एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट्स। दो कॉम्पोनेंट्स है ए और बी जिनका वेपर प्रेशर है पी ए और पी बी, प्योर लिक्विड। एक्स से रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और टोटल प्रेशर को हम अगर ए की इस तरीके की जो फॉर्मेट है इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस में प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर फॉर्म में प्रेशर, प्लस प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू में प्रेशर ऑफ बी।
अब एक्स बी को हमने क्या लिख लिया 1 माइनस एक्स, क्योंकि दो कंपोनेंट है, दोनों का सम क्या होगा जो मोल फ्रैक्शन का 1 के इक्वल होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमने जब इसको लिखा और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन की। तो ये एक्सप्रेशन किससे मैच करती है? सो आंसर हमारे पास आ गया बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। एसीटोन और इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? एसीटोन एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन है और इथेनॉल इथेनॉल का इंटरेक्शन है वो ज्यादा इंटरेक्शन है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है एज कम्पेयर टू ए और बी। एसीटोन एसीटोन में डाइपोल डाइपोल हो गया, इथेनॉल इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये दोनों ज्यादा होंगे जब ए और बी के जो इंटरेक्शन होंगे। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now moving to the next question. A solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane. वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दोनों की दे रखी है, मोल फ्रैक्शन पेंटेन की निकालनी है वेपर फेज के अंदर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो निकलेगा कैसे। तो वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, प्रेशर ऑफ, यहां से ये किसका प्रेशर है? पेंटेन का प्रेशर है। क्लियर। और डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल प्रेशर निकालना, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन उस पर टोटल प्रेशर है। तो मोल फ्रैक्शन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो हमने एक का x माना, एक का 4x माना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 5x हो गए, x प्लस 4x। यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया पेंटेन का और हेक्सेन का। नाउ यहाँ से हमने पेंटेन और हेक्सेन का जो टोटल प्रेशर है यहाँ से निकाला, ये पेंटेन का प्रेशर हो गया, ये हेक्सेन का प्रेशर हो गया, टोटल ऐड किया, हमारे पास आ गया टोटल प्रेशर। ना वेपर फेज के अंदर अगर हमें सॉल्यूशन मतलब किसी का भी पेंटेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? प्रेशर ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या था? एक तरीके से देखा जाए तो हम यहाँ से देख सकते हैं पेंटेन का ही तो प्रेशर है एक तरीके से, ये डायरेक्ट लिख दिया हमने और टोटल प्रेशर लिख दिया, तो हमारे पास आंसर है 0.478। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी और क्यू है, उनका वेपर प्रेशर दे रखा है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 मोल और 2 मोल। तो डायरेक्ट निकालना है फॉर्मूला, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो कितने के इक्वल होगा? टोटल वेपर प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ पी प्लस प्रेशर ऑफ क्यू। प्रेशर ऑफ पी कितना होगा? प्योर फॉर्म में प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, और क्यू क्या होगा? प्योर फॉर्म में प्रेशर ऑफ क्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोल्स दे रखे हैं, तो मोल्स पेंटेन के भी हैं, पी के भी हैं और क्यू के भी हैं। तो पी और क्यू के जो मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं वहां से हमने मतलब मोल्स दे रखे हैं, वहां से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फॉर्मूला जो है डायरेक्ट पुट करेंगे और से सॉल्व करेंगे। सो आंसर आ गया हमारा बी, दैट इज 72 डॉल। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम 2 कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट gives rise to separated solvent molecule delta H1, pure solute separated solute molecule delta H2, separated solvent and solute molecule solution का जो हो गया ये H3। तो सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा? तो सॉल्यूशन बनेगा आइडियली जब तीनों का सम करेंगे, तो हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा वो तीनों का सम से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। सॉल्यूशन कंटेन्स कंपोनेंट ए और बी जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ए और बी को रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो इनमें से क्या चीज सेम होगी? रॉल्स लॉ प्योर आइडियल सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? रॉल्स लॉ में 2 केस है, एक है आइडियल एक नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या होता है? ए बी बी और ए बी, इन तीनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। तो इसमें मैं मेंशन नहीं किया, तो मतलब आइडियल केस ही पूछ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होता तो वो मेंशन करता, या तो नॉन आइडियल बोलता या फिर लिखता कि पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन, या उसने कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो ए बी का जो इंटरेक्शन है सेम होगा ए और बी के इंटरेक्शन से। सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हम जो फॉर्मूला देखते हैं उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute molecule to the total molecules in the solution. So solute molecule to the total molecules in the solution. तो ये हो गया यहां से। ये एक तरीके से क्या है, मोल फ्रैक्शन ही तो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्यूट का क्या होता है? टोटल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय मोल। जो मोल फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं मोल्स के टर्म में पढ़ेंगे ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोल दिया है, तो वहां से भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ही है। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एक्सेप्ट। तो इनमें से देखो ये दोनों प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये जो फोर्थ है ये क्या करता है, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता, ये क्या करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, क्योंकि इसमें एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों चेंज होती है। देखो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई। दोनों को मिक्स करेंगे तो इंटरेक्शन चेंज होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डी ऑप्शन है ये क्या करेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट के अंदर आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम की मिक्सिंग 0 हो। सही बात है, नो वॉल्यूम मिक्सिंग। ठीक है, तो ये जो है इसमें से व्हेन इट्स कंपोनेंट हैज वॉल्यूम की मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो, 0 हो, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। दोनों ऑप्शन है तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। द फॉलोइंग solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in water 250 ml, 10 gram of urea in water 250 ml, 10 gram of sucrose in 250 ml। राइट ऑप्शन बताना ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले है ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सुक्रोज भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। यूरिया भी क्या है, 1। तो देखो जो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट देखो, पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आई इंटू सी इंटू आर टी। आई तीनों के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन चलो आई को हम कंसिडर कर लेते हैं। आर टी दोनों के टेम्परेचर और जो गैस कॉन्स्टेंट वो तो सेम है, ठीक है। सी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सब में 250 ml है, तो आई और एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, पाई। तो जिसका आई और एन ज्यादा होगा उसका पाई क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यूरिया के लिए आई 1, ग्लूकोज के लिए भी 1, सुक्रोज के लिए भी 1, तो आई तो सबका सेम है, तो मतलब पाई जिसका ज्यादा किसका होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। यूरिया दे रखा है 10 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया मोलर मास से डिवाइड करके। सुक्रोज दे रखा है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 342, यहाँ से निकाला। सेम ऐसे ग्लूकोज कितना है 1 ग्राम, 180 से डिवाइड किया क्योंकि मोलर मास ग्लूकोज का कितना है 180। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा आ रखे हैं, यूरिया के सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद किसके हैं नंबर ऑफ मोल्स, ग्लूकोज के फिर सुक्रोज के। तो प्रेशर का भी सीक्वेंस हो गया ये। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें तो सोचना ही नहीं है, तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। If 8 gram of non-volatile solid is dissolved in 114 gram of N-octane to reduce its pressure to 80 डिग्री, ये रिलेटिव लॉवरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें हमें जो सॉल्यूट है उसका मास निकालना है। सबसे पहले रिलेटिव लॉवरिंग का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है ये, चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय जो प्योर फॉर्म है उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। पी नोट ए जो हमारे पास सॉल्वेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डिसोल्व इन ऑक्टेन, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस कितना हुआ है, उसने बोला 80% रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस टू 80%। तो मतलब जो सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, 80% ऑफ पी नोट ए हो गया, ठीक है। रिड्यूस टू, ठीक है, तो रिड्यूस बाय होता तो हम चेंज ही सीधा 80 लिख देते, लेकिन रिड्यूस टू मतलब इतना हो चुका है 80, तो अब चेंज कितना हो गया, चेंज हो गया कितने का, 20 का, ठीक है। तो यहां से हमने 20 बाई लिखा ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है 8 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया हमारे पास 8/m, यहाँ से सोल्यूट का हो गया हमारे पास में 8/m, और जो सॉल्वेंट है वो कितना है 114, और ऑक्टेन का गिवन मास भी 114 है। यहाँ से हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, मास को कैलकुलेट करेंगे, वो आ गया 32 ग्राम पर मोल। अब शायद हमारा जो ऑप्शन है उसमें 32 ग्राम पर मोल ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 32 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। If the molarity of the dilute solution is doubled, the value of molarity depression constant Kf will be unchanged। क्योंकि Kf है वो किस पे डिपेंड करता है, Kf depends only on the nature of solvent and independent on composition of solute। Kf की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो गया, तो आंसर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Now moving to the next question, 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रखा है 732 mm, सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, के भी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला निकालो, वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्वांटिटी नहीं है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई हमें मालूम है 1 है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं मेंशन किया तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, 1 मानेंगे। के बी कितना है 0.52। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास कितना है, मोलर मास हमें पता नहीं है सॉलिड के, हमें सॉलिड मेंशन ही नहीं किया है, तो उसको हम यूज करेंगे। मोलर मास के लिए हमें प्रेशर वाली जो टर्म है इसको यूज करेंगे। सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है, तो जो प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 760 mm, जिसको हम 1 एटमोस्फेयर भी बोलते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ से निकालेंगे डेल्टा पी, रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। जब डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नोट ए लिखते हैं तो उस टाइम हम यहाँ पे एक्स भी लिखते हैं, ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है। क्लियर, लेकिन हमने सॉल्यूशन लिखा है तो हमने क्या लिखा है NB/Na। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं NB/Na प्लस NB, तो हम क्या किया है Na के रिस्पेक्ट में NB को नेग्लेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन की टर्म में क्लियर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 730 इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, और यहाँ से हम निकालेंगे मोलर मास। मोलर मास को पुट करके यहाँ से क्या निकालेंगे हम, मोलैरिटी। मोलैरिटी में ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में लिखना होता है हमें, केजी में लिखना होता है, तो इसलिए हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आ गया हमारा डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कुछ भी ऐड किया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऐड मतलब इंक्रीज हुआ है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बाद में क्या हो गया, पहले जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था प्लस में जो इंक्रीज हुआ, तो ये कितना पहले कितना था 100 डिग्री, क्योंकि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री प्लस 1.10, तो हमारा आंसर आ गया 101.10, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। नाउ एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर, एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन KI, which change will cause the vapor pressure of solution to increase। इनमें से कौन सा चेंज है जो वेपर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ कैसे इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो इनमें क्या है, जब वाटर को हम ऐड करेंगे, when water addition of water to the aqueous solution is carried out, this results in increased vapor pressure। तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। A solution of sucrose has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose in 1000 gram of water। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I1 क्योंकि हमें मालूम नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया। अच्छा, इसमें मेंशन किया है सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, 1 हो गया, KF हो गया डायरेक्ट। M कितना है, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 68.5 डिवाइड बाय मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना केजी में 1000 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो यहाँ से हमने डेल्टा TF कैलकुलेट किया। अब ये जो है फ्रीजिंग क्या होता है, डिप्रेशन होता है, तो मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में जो डिप्रेशन हुआ है। तो प्योर फॉर्म क्या है, वाटर था ना, इसमें वाटर था, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री, तो 0 माइनस जितना भी आया, तो हमारा ये हो गया आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ यूरिया. यूरिया का मास दे रखा है, वो आइसोटोनिक है 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स. ठीक है, तो अब नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालें. आइसोटोनिक का मतलब क्या है, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है. यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा. ठीक है, आर टी दोनों का कॉमन है, सेम है, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. यूरिया है वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा सॉल्यूट भी इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला, तो आई भी क्या हो गया, दोनों का कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है मोलैरिटी. ठीक है, तो अब इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम भी कितनी है, अब यहां से देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 10 ग्राम. यहां से यूरिया है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 60 है उसका मोलर मास. तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई. ये क्या थी, ग्राम पर डीएम थी ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम मोल पर डीएम निकाल सकते हैं. मोल के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट है जो 5% सॉल्यूशन है. तो 5% सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, तो हमें 100 ग्राम में निकालना है. ठीक है, परसेंटेज है 100 ग्राम, 1000 ग्राम में, सॉरी 1000 ग्राम के अंदर ही हमारा क्या होता है ना, 1000 मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ही मोलैरिटी होती है. ठीक है, तो वाटर है, वाटर के लिए तो हमारा जो भी वॉल्यूम है, सो डेंसिटी 1 होगी, तो यही ग्राम किसमें चला जाएगा, लीटर में चला जाएगा. क्लियर, लीटर या एमएल के अंदर. तो 1000 ग्राम के अंदर हमारा कितना हो गया, 50. तो 50 हो गया, 50 तो हो गया उसका सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो यहाँ से हम मोलर मास निकालेंगे जो आएगा 300 ग्राम पर मोल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ water through a semi permeable membrane is from solution having lower concentration only. ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में वाटर का मूवमेंट होता है. कहाँ पे, जहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है उससे जहां वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, मतलब सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा उससे कम की तरफ जाएगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन कहाँ होगा, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली. अगर कंसंट्रेशन के टर्म में देखें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन के टर्म में क्या, ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा. अगर पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखेंगे, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां कंसंट्रेशन कम होगी और यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तब जिसकी रिस्पेक्ट में भी पूछ रखा है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी. नाउ 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व किया है हमने 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन. फ्रीजिंग पॉइंट बता रखा है, KF बता रखा है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, डेल्टा TF निकालना है. आई कितना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है 1 है, KF दे रखा है 5.12. मोलालिटी क्या होगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 51.2 ग्राम, उसको kg में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 0.4 केल्विन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100 पॉइंट इतना, मतलब इतने पे बॉईल कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर. जो वाटर है उसका KF और KB दोनों बता रखा है, तो अब वाटर बताना उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा. तो इसमें क्या कर रखा है हमने, फ्रीजिंग और जो बॉइलिंग दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज किया हुआ. क्लियर, तो सबसे पहले हमें मोलालिटी निकालनी है. मोलालिटी किससे निकालेंगे, देखो हमें फ्रीजिंग निकालना है लास्ट में. तो आई हमें मालूम है 1 है, KF भी दे रखा है, मोलालिटी निकालने के लिए हम बॉइलिंग वाले जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे. तो I इंटू KF KB इंटू मोलालिटी दे रखी है. मोलालिटी कितनी है, मोलालिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है. डेल्टा TB निकाल रखा है. डेल्टा TB क्या होगा, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, चेंज कितने का हो गया अभी, मतलब सोल्यूशन का कितना 100.18, तो चेंज कितना होगा 0.18. तो यहाँ से मोलालिटी निकाली. अब मोलालिटी को पुट किया तो हमारे पास डेल्टा TF आ गया. TF सोल्यूशन का क्या होता है, सोल्यूशन का होता है प्योर सोल्यूशन माइनस जितना एलिवेशन हुआ. तो ये कितना हो गया, वाटर था इसलिए हमने प्योर सोल्यूशन का कितना ले लिया, फ्रीजिंग पॉइंट 0. यहाँ से सोल्व किया तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन
contains non-volatile solute of molar mass M2. Which of the following can be used to calculate the molar mass of solute? ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, डायरेक्ट यूज किया है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। इस तरीके से जो फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई किया है और यहाँ पे हमने पुट किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय, सो वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हम घर में आरओ लगाते हैं, आरओ, वो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन विद ग्रेटेस्ट प्रिसीजन? तो इनमें से कौन सी है जो ग्रेटेस्ट प्रिसीजन के साथ देगा मोलर मास? तो वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो है ये क्या करेगा, हमारा ग्रेटेस्ट प्रिसीजन के साथ देगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mmHg। अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका वेट दे रखा है, उसको बेंजीन में ऐड किया, वेपर प्रेशर आया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी नोट हमारा है 640, सॉल्यूशन का है 600, सॉल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमारा क्या है, बेंजीन, मोलर मास उसका हो गया डेल्टा पी बाई पी नोट। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, पी नोट क्या है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये निकालेंगे तो यहाँ से मोलर मास कितना हो गया, 69.40। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है कि इतना एलिवेट हो गया। अब हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, आई इंटू के बी इंटू एम। एलिवेशन कितना एलिवेट हुआ है, 0.216 kb। मोलारिटी क्या होगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी के लिए 1000, यहाँ से मोलर मास निकालेंगे, 100 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, 5% ऑफ केन शुगर है, आइसोटोनिक है एक सब्सटेंस एक्स की, तो उसका मोलर मास निकालना है। आइसोटोनिक का क्या मतलब है, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है। ठीक है, तो हमारे पास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करेंगे, आरटी दोनों का हो गया सेम, हटा दो यहाँ से, आई भी हटा दो क्योंकि केन शुगर है और दूसरा मेंशन नहीं किया है, तो दोनों का आई भी हो गया सेम। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन 342। तो 5% कितना है, मतलब 100 ग्राम में कितना है, 5 ग्राम। तो अगर 1000 में निकालेंगे तो कितना हो गया, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय 342, उसका मोलर मास हो गया। सेम ऐसे आइसोटोनिक जो है 1%, तो 100 ग्राम में कितना है, 1 ग्राम है। 1000 ग्राम क्यों निकाल रहे हैं, देखो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन लिखनी होती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ जो वाटर है उसका चाहिए मास लिख दो, अगर मोलैरिटी की टर्म में डेंसिटी यहाँ से क्या होगी, अगर सॉल्यूशन है तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो मास की टर्म में निकालेंगे तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हमें मास पता होगा और वॉल्यूम, ये डेंसिटी 1 ही है, तो वॉल्यूम आ जाएगी। इसीलिए हम क्या करें, 1000 ग्राम में निकाल रहे हैं। 1000 ग्राम वाटर है, सॉल्यूशन है, मतलब 1000 ग्राम जो है उसको हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करने के लिए ये सोच लो कि 1000 ग्राम के अंदर हमें मास कैलकुलेट करना है। क्लियर, 1000 ग्राम में किया, यहाँ कैलकुलेट कितना है, 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ से मोलर मास कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 68.4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हुआ है 10 mm इन 2 कॉलम ऑफ मर्करी व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का था 0.2। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर इज 20। 2 केस रखे, पहले जब डिक्रीज हुआ तब मोल फ्रैक्शन बता दिया, अब दूसरा डिक्रीज हुआ तब मोल फ्रैक्शन पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज का जो फॉर्मूला है वो लगाया हमने, डेल्टा पी कितना है 10, पी नोट, यहाँ से पी नोट निकालिया। दूसरे केस में मोल फ्रैक्शन निकाला है, डिक्रीज बता रखा है, डायरेक्ट पुट करेंगे। यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन है किसका आएगा, सोल्यूट का, पूछा किसका है, सॉल्वेंट का। तो क्वेश्चन ठीक से रीड आउट करना है। तो सॉल्वेंट का कितना आएगा, 0.6, 1 में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर at a given temperature of an ideal solution contain 0.2 mole of non-volatile solute और 0.8 solvent है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, 60 ग्राम उसका क्या है, वेपर प्रेशर है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालना है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, पी नोट डेल्टा पी बाई पी, ये जो काफी बार यूज हुआ है फॉर्मूला। एक्स बी
सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन हो गए। क्लियर। पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू इतना। इक्वेशन को सोल्व किया, हमें पी एस टोटल जो सॉल्यूशन के प्रेशर की टर्म में आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया 675 mm ऑफ Hg। पी एस की वैल्यू शुरू में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो लास्ट में सिंप्लीफाई किया है ताकि एक बार ही हमें वैल्यू पुट करनी पड़े, बार बार मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vapor pressure of benzene at 30 degree Celsius is 121.8 mm। 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसोल्व किया है 250 ml बेंजीन के अंदर, तो वेपर प्रेशर डिसोल्व हो गया इतना। प्योर बेंजीन का दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है, मोलर मास निकालना है। सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। मोलर मास है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 356.2 आंसर है। Which of the following is a colligative property? तो colligative property क्या है? Relative lowering in vapor pressure। तो खाली वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है। दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं है। सिंपल तो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो करेक्ट आंसर है 51। तो ये ध्यान रखना है कि हमें रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी, तो कैसे हो गया? ऑप्शन सी। ब्लड सेल्स रिमेन्स देयर नॉर्मल शेप इन सोल्यूशन विच आर। तो नॉर्मल शेप में होंगे तो इक्विनॉर्मल होगा तो ही होंगे। ठीक है। अगर वो मतलब स्वेल कर गई तो मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी थी, अगर श्रिंक कर गई तो हाइपरटोनिक में रखी थी। क्लियर। तो इसका आंसर होगा डी। वेंटो फैक्टर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का वेंटो फैक्टर कितना होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट डिसोसिएशन करता है तो अल्फा हो गया 1। फॉर्मूला यूज करेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन का, I -1 = n - 1 = अल्फा। n = 3 है, एक बेरियम 2 OH, यहाँ से I कितना आ गया? 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट है 0.2 मोल पर kg सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ Y इन वाटर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट है X का ज्यादा है किससे? Y से। तो ऐसा क्यों है? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? X अंडरगो डिसोसिएशन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी क्या होता है? डेल्टा TB = I × KB × M। ठीक है। तो डिसोसिएशन का केस है, तो X अंडरगो डिसोसिएशन इन वाटर, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ग्रेटर है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Which of the following electrolytes has same value of Vento factor? तो सेम वैल्यू ऑफ Vento factor कैलकुलेट करेंगे। सबका डिसोसिएशन का केस है, सबके अंदर ये लगाएंगे I -1 n -1 = अल्फा। 100% है तो अल्फा हो गया 1, तो I -1 = n - 1, तो I कितना हो गया? n के बराबर। तो K2SO4 में n आ गया 3, K3 FeCN6 में n आ गया 4। सेम ऐसे सबका n कैलकुलेट करेंगे तो n सबसे ज्यादा किस में आया? 4th के अंदर, और n ही क्या है? I के बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेम वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO3। तो Al2SO3 का कितना है? 5। तो 5 इन चारों में से किसका है? लास्ट का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विच वन एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी हम क्या करते हैं? I को निकालते हैं। ठीक है। I जिसका ज्यादा होगा उसका डिप्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है। तो सबसे पहले सबका I निकालो। ठीक है। तो डिप्रेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका I ज्यादा है। तो I सबसे ज्यादा किसका है? इनके अंदर से I सबसे ज्यादा है Al2SO3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ वेंटो फैक्टर I फॉर component which undergo dissociation in one solvent and association in, जिसमें डिसोसिएशन होगा उसमें I will be greater than 1, एसोसिएशन होगा I will be less than 1। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, ऑप्शन बी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, सॉल्यूट का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है वो दे रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है? वेंटो फैक्टर निकालना है। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस है सब में वेंटो फैक्टर शुरू से ही लेके चलना है। जहाँ पे I नॉन इलेक्ट्रोलाइट है कैलकुलेट करना है तो उसको तो निकालना ही है। कहीं मेंशन किया होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वहां I1 ले लेना है, अदरवाइज I की जो वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे। सो डेल्टा TF कितना है? 3.82।
ठीक है, डिप्रेशन कितना हुआ है इतना, फ्रीजिंग पॉइंट इतना चेंज हुआ है, तो 0 से कितना चेंज हुआ है 3.82, आई इंटू 1.86, 5 क्या है मास है सॉल्यूट का, मोलर मास कितना हो गया 142, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कैलकुलेट किया तो आई आ गया 2.63, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आयनिक कंपाउंड के प्रोड्यूस कितने होंगे, मतलब एन निकालने, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई कैलकुलेट करना है सबसे पहले, फिर आई को हम क्या करेंगे एन से इकट्ठा इक्वेट कर देंगे, आई माइनस वन एन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा, और ये कितना है अल्फा 100% है तो 1 है, तो आई कितने के बराबर आ जाएगा एन के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ है हमारे पास में 1.86, के एफ भी दे रखा है, मोलैरिटी लिखेंगे, मोलैरिटी मेंशन की हुई है 0.0020, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, तो हमारे पास में आई 2 है मतलब एन भी क्या है 2 है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है वीक एसिड का, 20% आयोनाइज हुआ है, के एफ दे रखा है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो लेकिन सबसे पहले आयनाइजेशन 20% दे रखी है मतलब अल्फा दे रखी है 0.2, ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे आई कैलकुलेट करेंगे, सो आई कैसे कैलकुलेट होगा, आई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई माइनस वन एन माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना है 0.2, एन कितना है एच एक्स है, 2 देगा यहाँ पे, एक एच और एक 2 एक्स, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1 तो ये हो गया 1, तो आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.2, तो कितना हो गया 1.2 जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उसके बाद डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 1.12, द लोवरिंग इन डिप्रेशन, द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। देखो अब इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन है, तो इसमें हमें देखना है, साइन का ध्यान रखना है, 1.12 इज द लोवरिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द सेम विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, मतलब डेल्टा टी एफ जिसका ज्यादा होगा उसका आई ज्यादा होगा, लेकिन आई है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट किया, सबके लिए आई कैलकुलेट किया है, सभी में डिसोसिएशन का केस लिया है, यहाँ से आई कैलकुलेट किया, तो लोवेस्ट किस में होगा, लोवेस्ट उसमें होगा जिसमें आई सबसे ज्यादा होगा, सो करेक्ट आंसर हो गया 61 का ऑप्शन ए। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, जिसका आई ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो आई किसका ज्यादा है कैल्शियम क्लोराइड का, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Now which of the following salt will have same Van't Hoff factor as that of this? Van't Hoff factor को कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट करना है, इसका कितना है 5, बाकी सबका आई कैलकुलेट करेंगे, तो 5 किसका आ रहा है Al2SO3, तो आंसर आ गया 63 का ए। In pair of immiscible liquid, a common solute dissolves in both and equilibrium is reached. Immiscible liquid है, दोनों को हमने क्या solute है वो dissolve हो गया और equilibrium आ गया। Concentration of the solute in upper layer is, the concentration of solute in upper layer is in fixed ratio with that of the lower ratio. Same ratio में रहेगा, fixed ratio में रहेगा, fixed ratio same नहीं होगा, fixed ratio में रहेगा as that of lower। तो जो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लो है उसमें क्या बोलते हैं हम कि when we mix a common solute in a pair of immiscible liquid, then the ratio of amount of solute in both liquids is fixed at a fixed temperature. जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा, सेम नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। Which of the following solution has minimum freezing point? तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होगा, जिसका आई सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ से आई हमने कैलकुलेट किया, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सब में मोलैरिटी भी चेंज की है, तो डेल्टा टी एफ है वो किसके बराबर होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, तो हमें आई और एम चेक करना है इसके अंदर, ठीक है, तो आई और एम चेक करेंगे सबका,
तो आई और एम जिसका ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आई एम सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया, ऑप्शन ए। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा 0.15 का। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो है NaCl। क्लियर। तो यहाँ से इस तरीके से हमें क्वेश्चंस के सोल्व करना है।